नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होंगी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर, जिसमें नजर डालेंगे जनादेश की, जहां हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरें होंगी। संवाददाताओं से लेंगे अपडेट। इसके अलावा बात होगी कोलकाता रेप कांड की, जिसमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अभी भी जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसके अलावा आज कई ठिकानों पर रेड भी हुई है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी आप तक साझा करेंगे। इसके अलावा बात होगी तरंग शक्ति 2024 की, जहां आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा विमानन से जुड़ी आईडेक्स 24 नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की खबरों पर भी नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं न्यूज 10 की बड़ी हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री आज नागरिक उड्डयन के दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में लेंगे भाग। सदस्य देशों से दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने का ऐलान करेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़े कथित वित्तीय घोटाले के सिलसिले में ईडी की 4 जगहों पर छापेमारी। उधर बलात्कार और हत्या मामले पर जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी। हरियाणा में नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन भाजपा के 26 प्रत्याशी भरेंगे पर्चा। सभी 90 सीटों पर प्रत्याशी घोषित। वहीं कांग्रेस और आप पार्टी ने भी एक और सूची की जारी। उधर जेजेपी और एएसपी गठबंधन उम्मीदवारों की 6ठी लिस्ट जारी। जम्मू कश्मीर में भी तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन होंगे आज दाखिल। 40 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर को होगा मतदान। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हंगामा जारी। हिंदूवादी संगठनों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में शिमला व्यापार मंडल का आज बाजार बंद रखने का फैसला। लाठीचार्ज में भाजपा नेता संजय सूद हुए घायल। जोधपुर में तरंग शक्ति 24 युद्धाभ्यास जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे रक्षा विमानन प्रदर्शनी। आईडेक्स 24 का उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज पहुंचेंगे स्विट्जरलैंड। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों से करेंगे मुलाकात। अंडर 19 महिला T20 एशिया कप की होगी शुरुआत। एशियाई क्रिकेट परिषद ने अपनी कार्यकारी बोर्ड की बैठक में लिया अहम फैसला। और मौसम की खबरों में आने वाले 3 दिन नहीं मिलेगी मौसम की मार से राहत। 19 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में कई जगहों पर बारिश। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागरिक विमानन के बारे में आयोजित दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी सदस्य देशों से दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने का ऐलान करेंगे। दिल्ली घोषणा पत्र विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक दूरदर्शी रोड मैप है। नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल सम्मेलन का उद्घाटन किया था। राम मोहन नायडू को एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने वर्ष 2035 तक सालाना 3.5 अरब यात्रियों को समायोजित करने के लिए एशिया प्रशांत विमानन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश का आह्वान किया है। नागरिक विमानन मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक विमानन कार्य बल में महिलाओं की भागीदारी को 25% तक ले जाना है। और अब खबर कोलकाता से जुड़ी हुई, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज सेंटर और अस्पताल से जुड़े कथित वित्तीय घोटाले के सिलसिले में कोलकाता में 4 जगहों पर तलाशी अभियान चला रही है। इसमें से 2 ठिकाने संदीप घोष से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, वहीं 2 ठिकाने संदीप घोष के सहयोगियों से जुड़े हुए हैं। ईडी जिन जगहों पर तलाशी अभियान चला रही है उसमें डॉक्टर संदीप घोष के पिता सत्य प्रकाश घोष का आवास भी शामिल है। ईडी द्वारा छापे जा रहे अन्य 2 स्थान शहर के लेक टाउन और ताला इलाकों में हैं, जहां एक मेडिकल सप्लायर का कार्यालय और एक मेडिकल आपूर्ति विक्रेता का आवास स्थित है। आपको बता दें कि 2 हफ्ते पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ईडी और सीबीआई कोलकाता रेप मर्डर कांड में और संदीप घोष के भ्रष्टाचार मामलों की जांच कर रही है।
वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या मामले पर जूनियर डॉक्टरों का स्वास्थ्य भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। जूनियर डॉक्टरों द्वारा आरोपी को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि हड़ताल को लेकर कोर्ट ने डॉक्टरों से तुरंत काम पर लौटने को कहा है। इससे पहले सीजेआई ने कहा था कि अगर डॉक्टर जल्द ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता। आज जो हेल्थ का मिनिस्ट्री से प्रेस रिलीज किया उसमें बताया कि जूनियर डॉक्टर्स बहुत सारा शर्त दे रहे हैं। ये तो कोई शर्त नहीं है, ये पीपल का डिमांड है। हम लोग बताइए कि जो हमारा डिमांड है उस डिमांड से ही हम बातचीत करेंगे, ये तो कोई शर्त नहीं है। और इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रसन्नजीत बख्शी कोलकाता से। प्रसन्नजीत, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। यहाँ दो चीज़ें सामने आ रही है, एक कि जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा, वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा ईडी 4 ठिकानों पर छापेमारी की है उन्होंने, जिसमें संदीप घोष के पिता का आवास शामिल है। इससे पहले तमाम आरोप लगते रहे थे कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ड्रग माफिया चल रहा था जिसमें संदीप घोष लिप्त थे। क्या इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी इन ठिकानों पे छापेमारी के साथ सामने आ रही है? देखिए, ये जो एक तो है कि लेडी डॉक्टर की रेप और मर्डर, और दूसरी तरफ संदीप घोष और उनके गैंग की जो करप्शन चार्जेस है। अभी तक तो सीबीआई या ईडी की तरफ से ऐसा नहीं बताया गया कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ये जो तहकीकात की दिशा है उससे लगता है कि किसी ना किसी जगह पे सीबीआई को लगने लगा है कि ये दोनों तार किसी न किसी जगह पर जुड़े हुए हैं, और इसीलिए ईडी को साथ में लेते हुए ये साइमल्टेनियस तहकीकात जारी है। एक तरफ जो जिस तरह से रेप और मर्डर की तहकीकात जारी है, दूसरी तरफ करप्शन चार्जेस का, संदीप घोष और उनके करीबी लोगों का करप्शन चार्जेस के बारे में भी तहकीकात जारी है। और जितने जितने तहकीकात ईडी की तरफ से आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों को पता चल रहा है कि संदीप घोष एक किसी सरकारी अस्पताल में एक मामूली सा प्रिंसिपल, मैं यहाँ पे मामूली शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि एक प्रिंसिपल को कितना तनख्वाह मिल सकता है ये सबको मालूम है, लेकिन अभी तक जहां हमें पता है कि 4 से 5 ठिकाने पे ऐसे जगह ईडी को पता चला है जो संदीप घोष से जुड़ा हुआ है, जिसका कुल मिला के जो मार्केट प्राइस है वो हो सकता है कि 20-25 करोड़ रुपया हो जाए, उससे ज्यादा हो तो आश्चर्य होने का कोई बात नहीं है। तो मतलब मेरा कहना का मतलब यह है कि ईडी को लगने लगा है कि इतना पैसा एक प्रिंसिपल के पास नहीं हो सकता अगर कोई बड़ा करप्शन की चार्जेस या बड़ा करप्शन की रैकेट नहीं रहा तो। और सवाल उठने लगा है, क्या इसी करप्शन के बारे में लेडी डॉक्टर को कुछ पता चल गया था, इसीलिए उनको इतना बर्बरता के साथ मारा गया है? क्या उनको जो मारा गया है इसके खिलाफ इसके समय पे सिर्फ सेक्सुअल परवर्शन एक इशू नहीं था, इशू संदीप घोष और उनके साथियों का ये करप्शन भी है? तो ये सारे जो मामला है, सारे मामले को लेकर ये तहकीकात जारी है, उसी के हिसाब से ये जो आज की ईडी रेड है, ये ईडी रेड जारी है। जी प्रसन्नजीत, इसके अलावा बात की जाए अगर जूनियर डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन की, ममता बनर्जी ने कभी कहा था कि मैं तो आंदोलन से ही उपजी हूं, फिर क्यों कतरा रही हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जूनियर डॉक्टरों से मिलने से? अब देखिए, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं हमारे दर्शकों को। जब सिंगूर लेकर उन्होंने रास्ता रोक के आंदोलन की थी या रास्ता रोक कर अनशन फास्टिंग की थी, तो उस समय पे मीडिएटर के रूप में उस समय जो बंगाल की महामहिम हुआ करते थे, मतलब मिस्टर गांधी, तो उन्होंने मैं उनका पूरा नाम भूल रहा हूं, महात्मा गांधी जी का पोते, तो उन्होंने यहाँ पे मीडिएटर की काम किए हैं। वहां पे जब ममता बनर्जी बात करने के लिए राजभवन जाती थी, ऐसा कोई उसके ऊपर ये दबाव नहीं हुआ करता था कि आप कितने लोगों को लेकर बात करने के लिए जाएंगे। अब यहाँ पे जब डॉक्टर कह रहे हैं कि हम 30 अलग अलग कॉलेजों के एक एक प्रतिनिधि जाएंगे, तो
हम 30 लोग जाना चाहते हैं एक साथ आपके साथ बात करने के लिए, और सिर्फ हम आप ही के साथ बात करेंगे क्योंकि यू आर द अल्टीमेट अथॉरिटी। और दूसरी बात यह है कि हमारे कुछ डिमांड है, कोई शर्त नहीं है, कुछ डिमांड है, उस डिमांड को पूरी करें। क्योंकि जब अगर आप सुप्रीम कोर्ट की हवाला देते हुए हमें काम पे लौटने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कहानी यह है कि हमारा जो दीदी का मौत हुआ है और जिस परिस्थिति में मौत हुआ है वो परिस्थिति का कोई बदलाव नहीं है, तो हम किस हिसाब से किस भरोसे काम पर लौट जाए ये पहले हमें बता दे तो अब कोई मुश्किल नहीं है। तो ये नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आप देख पा रहा है अभी बारिश जारी है कोलकाता में। इस बारिश में भी पिछले 48 घंटा से भी ज्यादा ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, नारा लगा रहा है। सिर्फ एक ही नारा है कि वी वांट और वी डिमांड जस्टिस, और जस्टिस मिल जाए तो इन लोगों को काम पे। और मैं ये भी बताऊं कि कल ऐसा भी घटना हुआ है कि एक वहां पे बीमार हो गए थे, तो बीमार उस जो बीमार लेडी पुलिस अधिकारी है उनका ट्रीटमेंट भी किया है, उनको बचा दिया गया। सेना का प्रॉब्लम है, इसीलिए तो अगर सरकार की तरफ से कोई नमी दिखाया जाए तो मेरे ख्याल से ये हल निकाल पाएगा। लेकिन जिस तरह से सरकार की रवैया है ये तो उसमें ये जो अब जूनियर डॉक्टर नहीं है, अब सीनियर डॉक्टर भी काफी गुस्से में है, तो स्थिति काफी टकरावपूर्ण है। जी प्रसूनजीत, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे कि जूनियर डॉक्टरों को अब काम पर लौट जाना चाहिए, लेकिन नहीं तो राज्य सरकार के पास पूरी पावर्स हैं कि वो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। अब जब डॉक्टरों ने जो डिमांड रखी है, उन्होंने कहा है, उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं, इसके उत्तर में ममता बनर्जी सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? क्या वो इन डॉक्टरों से मिलना चाहती हैं? क्या जिस तरीके से उन्होंने इन सबको लाइव टेलीवाइज्ड करने की डिमांड रखी है, क्या इसके लिए वो राजी हैं? नहीं जी, कल आखिर तक चीफ सेक्रेटरी ने और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हेल्थ की चंद्रिमा भट्टाचार्य, उन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। और इसमें चीफ मिनिस्टर इन लोगों से मिलेंगे ऐसा कोई इशारा तो सरकार की तरफ से नहीं किया गया, पहली बात। दूसरी बात है कि सरकार की तरफ से कोई प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा कि नहीं ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन डॉक्टर की तरफ से बताया गया है कि अगर कोई प्यूनिटिव एक्शन किसी एक डॉक्टर के खिलाफ, एक जूनियर डॉक्टर के खिलाफ लिया जाता है तो सारे सीनियर डॉक्टर जो है वो आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसको हम कह सकते हैं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और डॉक्टर का एक ही बात कहना है कि आप हमारे काम करने के लिए जो जरूरतमंद एटमॉस्फेयर है वो जरूरतमंद एटमॉस्फेयर दे दीजिए, हम काम पे लौट आएंगे। और उस तरफ सरकार की कहना है आप काम पे लौटे, उसके बाद हम बात करेंगे। जी तो डॉक्टरों की लगातार यही शर्त कि बंद कर देंगे हम प्रोटेस्ट, लेकिन एक बार हमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के सामने अपनी शर्तें रख देनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी कतरा रही हैं इन डॉक्टरों से मिलने के लिए। फिलहाल प्रसन्नजीत, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे हिमाचल प्रदेश, जहां सैलानी घूमने जाते हैं, लेकिन आज यहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि संजौली मस्जिद मामले से जुड़ा ये मामला है, जहां हिंदूवादी संगठनों पर बुधवार को हुए लाठीचार्ज के विरोध में शिमला व्यापार मंडल ने आज बाजार बंद रखने का फैसला लिया है। लाठीचार्ज में भाजपा नेता संजय सूद भी घायल हो गए थे। शिमला व्यापार मंडल अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने कहा है कि संजय सूद समेत अन्य नेताओं पर लाठीचार्ज करना गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो किया है वो निंदनीय है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने घायल प्रदर्शनकारियों से अस्पताल में मुलाकात की थी। मस्जिद विवाद को लेकर प्रदर्शन के चलते बुधवार को दिन भर संजौली बाजार बंद रहा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अवैध मस्जिद को जल्द से जल्द तोड़ा जाए। और इस पर जुड़ी ज्यादा जानकारी के साथ लिए चलते हैं आपको। हमारी सहयोगी प्रियंका गौतम हमारे साथ जुड़ गई हैं शिमला से। प्रियंका, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या ये पूरा संजौली मस्जिद मामला है और क्यों हिंदू संगठनों के खिलाफ लाठीचार्ज किया जा रहा है, क्यों वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? और अगर कानून की बात करें, राज्य की कानून की बात करें, तो बिल्डिंग कितनी मंजिला बन सकती है और ये जो मस्जिद है वो कितनी मंजिला बनी हुई है?
जी भावना, ये जो मामला है, ये मामला 31 अगस्त की शाम को शुरू हुआ, जब दो गुटों में एक हिंदू समुदाय के कुछ लड़के थे और मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़कों के बीच झड़प हुई। और इस झड़प के बाद जो मुस्लिम समुदाय के लड़के थे वो शरण लेने के लिए इस संजौली जो कथित अवैध निर्माण की जो मस्जिद है इसमें शरण लेने के लिए पहुंचे थे। वहां से स्थानीय लोगों के ध्यान में जो है ये मामला आया। उसके बाद पिछले दिनों मानसून सत्र हुआ। मानसून सत्र में जो है पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस मामले को उठाया कि लीगल तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं जिनका कि कागजों में कोई अता पता है नहीं। कागजों में जिन लोगों का अता पता है बहुत कम मात्रा में है, हालांकि जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनकी मात्रा काफी ज्यादा है। उसके बाद ये मामले ने तूल पकड़ा और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो है इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। पिछले कल जो है हिंदू संगठन और तमाम जो स्थानीय लोग थे वो भी प्रदर्शन के लिए पहुंचे। और हालांकि राजधानी शिमला में खासतौर पर संजौली का जो उपनगर है वहां पर सरकार द्वारा पुलिस विभाग द्वारा जो है धारा 163 लागू की गई थी। बावजूद इसके जो है बड़ी मात्रा में लोग वहां पहुंचे। झड़प जो है पुलिस की और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई। जैसा कि आपने भी बताया, कुछ लोग घायल हुए, कुछ नेता जो है कॉमरेड नेता वो भी इस दौरान घायल हुए, पुलिसकर्मी भी काफी घायल हुआ है। इसको लेकर देर शाम मुख्यमंत्री ने बैठक भी पुलिस प्रशासन के साथ की है। और आज जो है प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बस्तियां हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा रह रहे हैं, उन क्षेत्रों में पुलिस की मुस्तैदी को बढ़ाने की बात जो है वो की जा रही है। और अलर्ट हिमाचल प्रदेश में किया गया है। आपने पूछा कि कानून में किस तरह से प्रदेश में कानून में जो है भवन निर्माण किया जा सकता है। भवन निर्माण को लेकर जो प्रदेश में कानून है इसमें 2.5 मंजिला तक भवन जो है वो निर्माण किया जा सकता है। लेकिन ये जो मस्जिद निर्माण है करीब 5 मंजिल जो है इस मस्जिद की बन चुकी है। 2010 में इस मामले की शुरुआत हुई थी। हालांकि उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और अभी जो है कांग्रेस सरकार जो है इस मसले को भाजपा पे थोपने की कोशिश करती कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि खुद भाजपा ने अपने समय में इस विषय पर कोई काम किया नहीं। हालांकि इसको लेकर 45 के करीब जो है वो पेशी लग चुकी है। नगर निगम आयुक्त के पास की कोर्ट केस जो है ये चल रहा है, वहां पर करीब 45 पेशियां इस पर हो चुकी है। आने वाले 5 अक्टूबर को इसकी अगली पेशी, अगली सुनवाई जो है वो होनी है। ये निर्माण 5 मंजिला है, जैसा कि मैंने आपसे बताया। 2.5 मंजिला जो है लीगल है, लेकिन ये 1 मंजिल से निर्माण की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे नोटिस के बाद भी कंस्ट्रक्शन को रोकने का नोटिस जो है नगर निगम की तरफ से दिया गया था। बावजूद इसके इलीगल तरीके से इसको 5 मंजिला जो है वो कर दिया गया है। बात रही आज की, तो आज प्रदेश में सामान्य होते जो है प्रदर्शनकारियों की अगर बात करें तो सामान्य होते प्रदेश में हालात नजर आ नहीं रहे हैं भावना, क्योंकि आज भी व्यापार मंडल, जैसा कि आपने भी बताया कि व्यापार मंडल आज दोपहर तक राजधानी में शिमला में जो है बंद का ऐलान कर चुका है। और ये अब बात सिर्फ मस्जिद के निर्माण तक नहीं रही है भावना, पूरे प्रदेश से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि ना केवल मस्जिद निर्माण बल्कि लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है। जिस तरह से पिछले दिनों मानसून सत्र में जो आंकड़ा दिया गया, इलीगल जो लोग प्रदेश में आकर रह रहे हैं, लोगों का कहना है कि ये लोग आते हैं ढाबे से जो है लीगल निर्माण की शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे बिल्डिंग में कन्वर्ट होता जाता है और लोग भारी मात्रा में प्रदेश में जो है इलीगल तरीके से रह रहे हैं। इसको लेकर सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, इस तरफ ध्यान देना चाहिए, इससे पहले कि कोई अप्रिय घटना प्रदेश में घटे। भावना जी, प्रियंका ये भी बात है कि अभी तक एक और बात कि मंडी में भी एक मामला जो है मस्जिद। जी प्रियंका, आप बताएं। भावना, पिछले दिनों मंडी में भी एक मामला जो है अवैध मस्जिद निर्माण का आया है। मैं कुल मिलाकर मैं कहना चाहती हूँ कि पूरे प्रदेश से अब इस ओर लोग ध्यान देने लगे हैं। मंडी में जो मस्जिद निर्माण का मामला है उसको लेकर 6 सदस्यीय कमेटी जो है नगर निगम द्वारा बनाई गई है, उसका आज जो है सबमिट रिपोर्ट होनी है और कल उसका जो है निर्णय आना है नगर निगम कोर्ट में। और वहां पर कल फिर से प्रदर्शन जो है वो स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों द्वारा आह्वान प्रदर्शन के लिए किया गया है। कार्यालय को घेरने की कोशिश जो है वहां पर कल भी की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो है ये मामला शांत होता नजर आ नहीं रहा है। भावना जी, इसके अलावा प्रियंका आपसे पूछना चाहेंगे कि हिमाचल सरकार के भी अंदर से बगावत के सुर दिखने लग गए, क्योंकि उसमें से एक मंत्री का कहना है कि हाँ ये अवैध निर्माण है, लेकिन हिमाचल सरकार अभी तक चुप्पी क्यों साधे बैठी है प्रियंका? भावना, जहाँ तक मंत्री की बात करें, आपसी कहीं ना कहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपसी ही मतभेद कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। सरकार के जो 1-2 मंत्री हैं उनकी तरफ से बिल्कुल इस निर्माण को अवैध कहा गया है, मामला भी उन्हीं की तरफ से जो है ये उठाया गया। हालांकि मुख्यमंत्री जो है वो लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं कि लोग शांत रहें, इस तरफ कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से की नहीं जा रही है। प्रदर्शनकारी हिंदू संगठन का कहना है कि सरकार अपनी तरफ से इस मामले में कार्रवाई कर सकती है। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा एक कमेटी गठित की गई, लेकिन जो कमेटी है
वो कमेटी इसलिए गठित की गई कि जो इलीगली लोग जो है प्रदेश में आ रहे हैं उनके सत्यापन को लेकर इस कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन इस मामले में प्रदेश सरकार चुप्पी साधे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ लोगों से शांत रहने की अपील कर रही है। हालांकि बिल्कुल सही आप कह रही है, कुछ एक मंत्री हैं, 2 से 3 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने इस मामले को लेकर मुखर हुए हैं और कहीं ना कहीं आपसी जो मतभेद वो नजर जरूर आया। भावना, चलिए इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। न्यूज़ 10 में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें होंगी जनादेश से जुड़ी हुई, जहां हम बात करेंगे आगामी हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की खबरों से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH, it's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और अब खबरें देख लेते हैं आगामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हमारे खास सेगमेंट जनादेश में। जनादेश में शुरुआत हरियाणा विधानसभा चुनावों के रण से जुड़ी हुई, जिसको लेकर आज नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और 16 सितंबर तक उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लिए जा सकते हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आज नामांकन भरने का अंतिम दिन है और भाजपा के 26 प्रत्याशी पर्चा आज दाखिल करेंगे। सभी प्रत्याशी अलग अलग विधानसभाओं में नामांकन भरेंगे। नामांकन के अवसर पर मुख्य रूप से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और चुनाव सह प्रभारी बिप्लब देव प्रत्याशियों का नामांकन कराएंगे और नामांकन सभाओं को भी संबोधित करेंगे। कैथल विधानसभा से लीलाराम अपना नामांकन भरेंगे। इसी तरह नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीर पंथी, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, समालखा से मनमोहन भड़ाना, गोहाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा, जींद से डॉक्टर कृष्ण मिट्ठा, तोशाम से श्रुति चौधरी, महम से दीपक हुड्डा, कोसली से अनिल दहीना, नारायणगढ़ से पवन सैनी, पेहवा से जय भगवान शर्मा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं अगर हॉट सीट की बात की जाए तो यहां जानी मानी हॉट सीट गढ़ी सांपला किलोई से मंजू हुड्डा नामांकन दाखिल करेंगे। इसी सीट से कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आप की तरफ से प्रवीण घुसकानी मैदान में है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी एएसपी गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवारों के नामांकन के आखिरी दिन ये लिस्ट जारी की गई है। छठी सूची में 13 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इस सूची में जेजेपी के 9 और एएसपी के 4 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। जेजेपी ने करनाल से जितेंद्र रायल, पानीपत शहर से रविंद्र मिन्ना और खरखौदा से रमेश खटक को टिकट दिया है। पार्टी ने नरवाना से संतोष दनौदा, उकलाना से रोहताश कांदुल, नारनौंद से योगेश गौतम, लोहारू से अलका आर्या, नांगल चौधरी से इंजीनियर ओम प्रकाश और बड़खल से परविंदर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं एएसपी ने भिवानी से जुगनू मेहरा, बहादुरगढ़ से बलवान सिंह, महेंद्रगढ़ से शशि कुमार और बादशाहपुर से सुरेंद्र यादव को टिकट दिया है। भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कल उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है और इसके साथ ही भाजपा ने राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। भाजपा ने अपनी तीसरी लिस्ट में सिरसा से रोहताश डांगड़ा, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव और फरीदाबाद NIT से सतीश फागना को उम्मीदवार घोषित किया है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। इसमें 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। चौथी सूची के बाद कांग्रेस के घोषित उम्मीदवारों की संख्या अब 86 हो गई है। अब सिर्फ 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बाकी रह गया है। कांग्रेस ने अंबाला कैंट से परिमाल परी, पानीपत रूरल से सचिन कुंडू, नरवाना से सतबीर डुबलैन, रानिया से सर्वमित्र कंबोज और तिगांव से रोहित नागरा को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने पहली, दूसरी और तीसरी सूची में कुल 81 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। आपको बता दें कि हरियाणा में नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। कल 90 विधानसभा सीटों पर 360 नामांकन दाखिल हुए हैं, जिससे नामांकन का आंकड़ा अब 637 हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक की है। कैबिनेट में 14वीं हरियाणा विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव को अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अहम बैठक की है और अब राज्यपाल के साथ बैठक होगी जिसमें प्रस्ताव जारी किया जाएगा। बात कर लेते हैं अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई, जिसके तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 1 अक्टूबर को 40 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और 17 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 18 सितंबर को और दूसरे चरण में 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। जम्मू और कश्मीर अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद अपने पहले चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है और इस चुनाव को और भी खास बना दिया है क्योंकि एक कश्मीरी पंडित महिला 3 दशक से अधिक समय के बाद घाटी से समुदाय के पलायन के बाद पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। डेजी रैना एक कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने 90 के दशक में उग्रवाद के फैलने के बाद घाटी छोड़ दी थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा मैदान में उतारी गई एकमात्र उम्मीदवार है रैना। पुलवामा जिले की राजपुरा विधानसभा सीट से वे चुनाव लड़ेंगी जो कभी दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद का गढ़ हुआ करता था। उनसे खास बातचीत की है हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। हमारे साथ डेजी रैना इस वक्त मौजूद हैं। आरपीआई से चुनाव लड़ रही हैं और घाटी में इकलौते कश्मीरी पंडित हैं जो इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब हमें बताइए कि क्या सोचकर आप चुनाव में आपने भाग लिया? नमस्कार, आदाब। मैं डेजी रैना राजपुरा 35 से कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रही हूँ। ये सोच करके मैंने जब ज़मीनी सतह पे घूमती थी, विदाउट सिक्योरिटी पुलवामा में घूमती थी, मैं खुद गांव-गांव जाती थी, तो मैंने यहाँ की सिचुएशन देखी। जब मैंने देखा कि कोई सियासी पार्टी यहाँ ध्यान नहीं दे रही है, तो यहाँ कोई आ भी नहीं रहा, इन गरीबों के पास कोई हालचाल पूछने तक नहीं आ रहे थे, तो काम तो दूर की बात है। तो मैं मजबूर हो गई, मुझे यहाँ के यूथ ने मजबूर किया जिनके साथ मैं घूमती थी। मैडम ये देखो यहाँ का हाल, तो वो मुझे जोक में बोलते थे, मैडम एक दिन का सीएम बनो। मैंने कहा मैं अनिल कपूर नहीं हूँ, लेकिन आगे देखते क्या होगा। एज अ सोशल एक्टिविस्ट में यहाँ काम करूँगी, लेकिन आपका हक मैं ज़रूर दिलवाऊँगी। पहले भी आपका राजनीतिक कामकाज रहा है? राजनीतिक कामकाज के मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट दिल्ली में काम करती रही, जॉब भी करती थी प्राइवेट दिल्ली में। तो उसके बाद मेरा मन बना, जब दिल्ली में काम करती रही तो मेरे फादर-इन-लॉ बोले क्या यहाँ पे दिल्ली में काम करती हूँ, ना कोई जानता है ना कुछ। मैंने कहा मैं तो सेवा करूँ, अरे जाओ मेरे उस पुलवामा वाले गाँव में करो ना कुछ, कम से कम मेरे जानने वाले थे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सेवा की है जो मुझे गांव वाले बोलते हैं। तो मैं ग्राम प्रधान रही हूँ गांव की और मैंने वहाँ पर काम किया है। अच्छा, लोगों ने मुझे कहा कि लोग मुझे वहाँ पर बहुत चाहते हैं मेरे पुलवामा इलाके में। लेकिन लास्ट में मुझे लड़कों ने बोला मैडम आपने फॉर्म ही नहीं भरा, तो मैं फिर राजपुरा से उठी, मैंने तो लास्ट में फॉर्म भरा। यहाँ पे जो राजनीतिक दल है, आपको लगता है कि वो भी जिम्मेदार है युवाओं की? बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। यहाँ की राजनीतिक लोकल राजनीतिक जो भी यहाँ की लोकल पॉलिटिशियंस थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उन्होंने ये आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने गरीबों को देखा नहीं, उनको गरीबों पर नज़र ही नहीं थी। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए, मुझे लगता मैं तो अपने मतलब के लिए बाहर दिल्ली में वहाँ पर कहते वो यार इंडियंस जय श्री राम वहाँ कहते हैं। यहाँ आके कश्मीर को बोलते हैं क्या है, यहाँ तो बीजेपी से भगा, यहाँ बीजेपी पार्टी को ही भगाना है, यहाँ से हम है ही नहीं हिंदुस्तानी, हम वो है ये है। लेकिन ये गुमराह कर रहे हैं। मुझे यही लग रहा है उनके बच्चे अब्रॉड में रह रहे हैं, उनके बच्चे उनके रिश्तेदार सब अब्रॉड में पल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। न्यूज़ 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब भी विदेशी जमीन पर जाते हैं क्यों विवाद खड़े हो जाते हैं, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश ये कहती क्वालिटी बड़ी खराब आ रही थी 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सिख समुदाय को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर अब बवाल मच गया है। अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर गए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई राजनीति को लेकर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि क्या एक सिख को उसके हक मिलते हैं कि नहीं। अमेरिका के वर्जीनिया में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई ये है कि भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी और क्या सिख गुरुद्वारे जा सकेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि सबसे पहले यह समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है, ये सतही है। लड़ाई इस बारे में है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी या एक सिख को भारत में कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या गुरुद्वारे जाने दिया जाएगा। लड़ाई इस बारे में है कि सिर्फ ये उनके लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। भाजपा ने अमेरिका में सिख समुदाय के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कांग्रेस नेता विदेश में संवेदनशील मुद्दों पर बोलकर खतरनाक धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बात कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां आदमखोर भेड़िया का कहर अभी भी जारी है। बहराइच में भेड़िए ने एक बार फिर हमला बोला है। इस बार भेड़िए के हमले में 50 साल की महिला घायल हो गई है। भेड़िए ने महिला की गर्दन पर वार किया। हालांकि महिला के जोर से चिल्लाने के बाद लोगों की भीड़ जुटने के बाद भेड़िया भाग खड़ा हुआ। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये हमला कल रात 10 बजे के करीब हुआ है। इससे पहले कल भेड़िए ने 11 साल की बच्ची पर भी हमला किया था। महसी इलाके में अब तक भेड़िए के हमले में 11 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें 10 बच्चे और 1 महिला शामिल है। घटना वही 10 बजे जो है सो रहे थे, दरवाज़ा खोल दिया, न किसी लड़के बच्चे बाहर आए गए, वो कहीं छिपा था, ये सो रहे थे। बहन का आया, गला पकड़ लिया और जब गला पकड़ा तो ये कुछ आवाज़ निकली मुँह से, तो घर के लोग जान पे तो सब दौड़े कि क्यों चिल्ला रही हैं। दौड़े, जब देखा तब वो लोग चिल्लाने लगे तो अगल बगल के लोग इकट्ठा हुए, तो जो है जब ज़्यादा आदमी हो इनको छोड़ के वो भाग गया, गन्ना के खेत में घुस गया। खबर सुल्तानपुर से आ रही है। अब सुल्तानपुर में सराफा व्यवसायी डकैती कांड में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों को कोतवाली नगर के दूबेपुर के पास पुलिस ने पकड़ा है। इनके कब्जे से करोड़ों रुपए कीमत का सोना बरामद हुआ है। पुलिस कप्तान सुमेन वर्मा ने बताया कि अब तक 2.25 किलो सोना, 20 किलो चांदी और 47,000 रुपये कैश बरामद किया गया है। उनके अनुसार मास्टरमाइंड विपिन सिंह के घर मोहनगंज के भवानी नगर में 1 किलो 218 ग्राम सोना बरामद हुआ है। वरे ज्वेलर्स के यहाँ पे लूटपाट की घटना हुई, जिसको अनावरण हेतु लगातार टीमें लगी हुई थी। उसमें पहले भी गिरफ्तारी और रिकवरीज हुई है। इस संबंध में एक अभियुक्त जो जेल में था उसको पुलिस ने पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया। विपिन सिंह है उसका नाम। उसकी निशानदेही में तथा आज पुलिस को स्पेशल जो टिप ऑफ मिला उसके आधार में 4 अभियुक्त और गिरफ्तार किए गए। इन सभी के पास से और जैसे मैं पता PCR में पूछताछ के दौरान अभियुक्त के द्वारा जो रिकवरी करवाए घटनास्थल पे वो करीब उसी संबंध में ये PC है, जिसमें करीब 2.25 किलो सोने का सामान बरामद हुआ है और काफ़ी सारे असले और वो बोलेरो कार भी बरामद हुई है। वहीं पीड़ित सराफा व्यवसायी भरत जी सोनी ने पुलिस की इस कार्रवाई के लिए आभार जताया। यहाँ तक माल सब बरामद हो चुका है। अब ये तो भाई गणना करने पे ही क्लियर होगा। देखने में सही है, सब हमारा ही माल है।
संतुष्टि है पूरा, हर तरीके से। जिस तरीके से हमारा माल बरामद हुआ, आप सब खुश हैं। पुलिस की कार्यशैली से खुश हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बड़ा इसमें निर्देशन था। प्रदेश का भी बहुत बड़ा इसमें एक सवाल था कि इस तरीके से हो रही, लेकिन हमें तो लगता है कि शासन भी सही चल रहा है। मुख्यमंत्री जी भी जिस तरीके से सब घटना का खुलासा हुआ और कि बहुत बड़ा उनका भी प्रयोग, मतलब एक तरीके से योगदान रहा। और अब खबर भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 की। दरअसल भारतीय वायुसेना जोधपुर में कई देशों के साथ मिलकर युद्धाभ्यास में एक तरंग शक्ति 2024 आयोजित कर रही है। इसके साथ ही वायुसेना रक्षा विमान प्रदर्शनी IDAX 24 भी लगा रही है, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उद्घाटन करने वाले हैं। 14 सितंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रदर्शनी में विभिन्न उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के साथ रक्षा उद्योग की भागीदारी भी रहेगी। इसमें मित्र देशों और भारतीय दर्शकों को सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, विभिन्न श्रेणी के निजी उद्योगों और नवीन उद्यम सहित भारतीय विमानन उद्योग से संबंधित प्रतिभागियों से मिलने और संवाद करने का अवसर मिलेगा। IDAX का लक्ष्य तरंग शक्ति 2024 में भारतीय विमानन उद्योग के स्वदेशी कौशल को प्रदर्शित करना है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से स्विट्जरलैंड के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। यह सऊदी अरब, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की उनकी 3 देशों की यात्रा का तीसरा और अंतिम चरण है। जिनेवा में विदेश मंत्री उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों से मिलेंगे जिनके साथ भारत सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। जिनेवा में बड़ी संख्या में संयुक्त राष्ट्र निकाय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वह दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी की समीक्षा करने और द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के अवसरों का पता लगाने के लिए स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। और अब खबरें मौसम से जुड़ी हुई, जहां देश के कई राज्यों में बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। राजधानी दिल्ली में आज सुबह बारिश हुई। सुबह सुबह बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने आज दिन में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान शहर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी दिल्ली में बारिश का दौर जारी रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जन भागीदारी को सुनिश्चित कर देश को प्रगति के पथ पर ले जाने की पहल नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे प्रमुख विशेषता रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन भी पूरे होने को हैं। ऐसे में विभिन्न मंत्रालयों के अपने अपने कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने वे रख रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियों के रूप में 6 पहल का उद्घाटन किया। देखिए हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। ऐसे में मोदी सरकार के मंत्री अपने कामकाज के ब्यौरे के साथ जनता के बीच में हैं। आज संसदीय कार्य मंत्रालय ने भी अपने कामकाज का ब्यौरा देते हुए 6 विभिन्न अहम पोर्टल लॉन्च किए। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने को हैं। ऐसे में सभी मंत्रालय अपने कार्यों को जनता के सामने रख रहे हैं। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियों के रूप में 6 पहलों का उद्घाटन किया। संसदीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन 2.0, NEVA मोबाइल ऐप संस्करण 2.0, अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली, परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पहल को जनता के सामने रखा। मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य कागज रहित विधायी वातावरण प्राप्त करना, वास्तविक समय पर शासन को बढ़ावा देना और बेहतर निर्णय लेने की ओर ले जाना है। In the last 100 days, different wings of the governments have made many breakthroughs and milestones are achieved. But at the same time,
the Ministry of Parliamentary Affairs also has made tremendous strides. Inherent quality of our works actually shapes all other things. And we are in a way backbone of the parliamentary democracy. किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार देश और जन सामान्य को हर मोर्चे पर मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सरकार लगातार देश हित में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। हर परिस्थिति में सरकार जनहित से जुड़े फैसले ले रही है। As we are going ahead with the Digital India campaign, everything must be digital. So all the Vidhan Sabhas and the Parliament of India has now gone digital. But I feel what we do in the Parliament of India is actually the culmination of all the good things that are happening across the globe. बहरहाल जन भागीदारी को सुनिश्चित कर देश को प्रगति के पथ पर ले जाने की पहल नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे प्रमुख विशेषता रही है। देश की साख बढ़ाने वाले ऐसे अनेक निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए हैं जो आज भी सतत रूप से लगातार जारी हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय ने भी पेपरलेस विधायी कार्य को करने सहित 6 अहम पोर्टल आज लॉन्च किए, जिससे ये कहा जा सकता है कि किस तरह से संसदीय कार्य सरलता के साथ चल रहा है और आने वाले समय में संसद की जो तस्वीर है वो आम जनमानस में कैसी होगी, इसका भी एक आकलन इससे किया जा सकता है। संसद भवन से कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, खबरें और भी हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ किया। भारत सरकार सेमीकंडक्टर मिशन चला रही है और इसके माध्यम से सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि वैश्विक और घरेलू कंपनियां बड़े स्तर पर सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश कर रही हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी खास रिपोर्ट। Prime Minister was kind enough to visit our booth, and he was very well aware of the program, and he asked about the performance and when it is getting into mass deployment, what support we got, everything. So it was very nice of Prime Minister being aware of such a small program also in such a detail. We are very thankful to the Government of India and the Prime Minister. हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके विजन बहुत बड़ा है ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए। अभी पूरी दुनिया में कुछ ही देश हैं जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में आगे हैं और उनको विकसित भारत में एक पहलू इस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की प्राथमिकता वो उनको बढ़ानी है। तो उन्होंने हमारे बूथ में आके उन्होंने एक एग्जाम्पल देखा जहां हम लोगों ने सेमीकंडक्टर चिप के द्वारा AI एप्लीकेशन बनाया है जो सिटीजन सर्विसेज जैसे बाढ़ के प्रमाण कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, उस तरह के सिटीजन सर्विसेज आगे बढ़ाने की का एप्लीकेशन बनाया है। तो वो बहुत प्रभावित हुए और वो उन्होंने हमसे कहा कि मुझे और इसके बारे में डिटेल्स बताइए। नासा पिछले 25 साल से अर्थ का डेटा कलेक्ट कर रही है, तो हमने एक बड़ा AI मॉडल बनाया है, उसका नाम है पृथ्वी AI। पृथ्वी AI मॉडल का यूज़ करके आप जैसे गुड फॉर सोसाइटी उसके लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप कि ये पृथ्वी मॉडल जो है वो आसाम के एक जोराट जगह है वहाँ पर रन हो रहा है। ये मॉडल आपको बता सकता है कि जहाँ रेड है
वहाँ पर ज़्यादा पानी या ज़्यादा बाढ़ आई है, और जहाँ ऑरेंज और वाइट है वहाँ पर कम पानी और कम बाढ़ आई है। तो इस मॉडल से सरकार देख सकती है कि कहाँ ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत है बाढ़ आने के बाद में। तो आपने देखा कि IBM ने भी कहा कि जिस प्रकार से घरेलू मांग के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी जब भारत सेमीकंडक्टर हब बनेगा और एक्सपोर्ट जिस प्रकार से करने लगेगा यहाँ की बनी हुई चिप को, इंडिजिनियस जो चिप है यहाँ से, तो निश्चित तौर पर भारत का एक विजन है ग्लोबल स्तर पर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में का हब बनने का, वो निश्चित तौर पर भी काबिल साबित होगा। प्रधानमंत्री के विजन के साथ लगातार इस पर काम चल रहा है और तमाम कंपनियां जो हैं वो भी अब उत्साहित होकर इस विजन में उनका साथ दे रही हैं। कैमरामैन ललित के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ किया। सरकार के प्रयास से वैश्विक और घरेलू कंपनियां बड़े स्तर पर सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश कर रही हैं। कायंस के CEO रघु ने कहा है कि सरकार की कोशिश की वजह से ही लगता है कि भारत में सेमीकंडक्टर क्रांति आएगी और भारत का नाम वर्ल्ड मैप पर आएगा। मेरे साथ केन्स के CEO हैं रघु, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो जो अभी नया साइनिंग हुई है आपकी, उसके बारे में कुछ बताइए। सेमीकंडक्टर एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन है माना जाता है, तो हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और उसके साथ लगा बेयर बोर्ड PCB वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। तो अभी जो अनाउंसमेंट या अप्रूवल मिला है वो हमारा 4-4.5 हजार करोड़ों का प्रोजेक्ट है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें उसका अप्रूवल दिया है। प्लांट क्या करेगा, मतलब इसकी क्या खासियत होगी? तो इस प्लांट पे आप अगर देखो, हम जब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें 2 मुख्य कंपोनेंट होते हैं, एक सेमीकंडक्टर और एक बेयर बोर्ड PCB। और ये आज के स्टेट में ये दोनों चीज हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, मोस्टली चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं। हम उसको कम करना चाहते हैं। उसको कम कैसे करेंगे? हम इंडिया में उसे डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करें। अभी जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला है वो गुजरात में प्लांट डालने का है। इसके लिए उन्होंने हमें सब्सिडी अप्रूव किया है, गुजरात गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी अप्रूव किया है। तो ये प्लांट हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वहां डालेंगे। सर, आपको क्या लगता है जब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू हो जाएगी तो कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा ये? 70% जो हमें सब्सिडी मिल रहा है गवर्नमेंट से, उसके कारण हम ज़्यादा कॉस्ट कॉम्पिटिटिव रहेंगे। हम ये कॉस्ट जो हम सेव करेंगे हम अपने एंड कस्टमर को ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे अभी हम सेमीकंडक्टर बनाएंगे, वो सेमीकंडक्टर जब इंडिया में बनेगा तो कॉस्ट इफेक्टिव बनेगा। उसको हम मॉड्यूल बनाएंगे, उस मॉड्यूल को हम ऑटोमोटिव को देंगे। जैसे हम कॉस्ट को कम करेंगे, मॉड्यूल का पैसा कम होगा, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल का पैसा कम होगा। अभी इंडिया में आप सेमीकंडक्टर जो इकोसिस्टम जो बनाने की कोशिश हो रही है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, भविष्य किस प्रकार से देख रहे हैं इंडिया में? स्टार्ट तो हो गया सर। पिछले 3 साल में आपने देख लिया कि प्रधानमंत्री और हमारा IT मिनिस्ट्री का जो अश्विनी वैष्णव सर है, उन्होंने प्रोग्राम डाला है। ISM आपने देखा होगा, एजुकेशन की तरफ, सेमीकंडक्टर टीचिंग की तरफ। तो ये सब मिल के हम सबको ये लगता है कि हम सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन लेके आएंगे इंडिया में, एंड इंडिया का नाम वर्ल्ड मैप में आएगा सेमीकंडक्टर। धन्यवाद। थैंक यू। तो इंडिया का नाम वर्ल्ड मैप में आएगा। और बताया, जैसे कि सर ने बताया कि एजुकेशन लेवल पर भी कोशिशें हो गई हैं, एकेडमिक्स हो रही हैं, पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं, साथ ही साथ कंपनीज हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी कई सारी आने वाली है, और एक्सपोर्ट को लेकर के भी उन्होंने बताया कि काफ़ी सारी संभावनाएं जो भारत के पास हैं। कैमरामैन ललित के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने की दिशा में पहले ग्लोबल सेमिकॉन का आयोजन किया गया। अप्लाइड मटेरियल के वाइस प्रेसिडेंट सतीश कुपराव ने सेमीकंडक्टर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर भरोसा जताया। तो अप्लाइड मटेरियल से जो वाइस प्रेसिडेंट है सतीश, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या बात हुई, आपका क्या इंटरेक्शन हुआ और क्या आपको लगा विजन पर? थैंक यू। मोदी जी बहुत ही क्यूरियस है। मोदी जी ने पूछा कि ये टैलेंट जो है भारत में कैसा उनको एजुकेट कर पाएंगे, और वे पूछे मेरे साथ कि कितना यूनिवर्सिटीज़, कितना लोगों को हम रीच करते हैं सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग के लिए। तो वो बहुत ही क्यूरियस है। उनको आई थिंक ही वांट्स टू रीच मेनी पीपल इन इंडिया। विजन को किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि उन्होंने विजन एक रखा है कि इसको एक हब बनाना है पूरी तरीके से, और आप एज ए कंपनी क्या रोल देखते हैं इसमें? अप्लाइड मटेरियल्स एक इक्विपमेंट कंपनी है। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम इक्विपमेंट बनाते हैं, तो उनका इक्विपमेंट में जो कुछ सप्लाई पार्ट्स चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए, वो सब हमें इधर लोकली
कितना सप्लायर के साथ हम काम कर सकते हैं, ग्लोबल सप्लायर कितना लोग इधर आ पाएंगे, वो सब हमें मोदी जी से हम बात किए। एक्चुअली उनका कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने दिया। तो ये थी सतीश, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री का विजन एकदम साफ है कि वो किस प्रकार से ट्रेन एक मैन पावर है उसको तैयार करना है और साथ ही रॉ मटेरियल की कोई कमी ना आए, उसको लेकर के भी एक जो बेस है वो पूरी तरह से तैयार हो सके। कैमरामैन ललित के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपके कोई पसंदीदा पर्यटन स्थल होगा देश का, उसके लिए हो रहे हैं मतदान। देंगे इससे जुड़ी आपका तमाम अपडेट। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 10 के साथ। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हाथ धोकर आते हैं साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। पर्यटन मंत्रालय को देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 के तहत अपना पसंदीदा पर्यटन स्थल चुनने के लिए मतदान किए जा रहे हैं। मतदान प्रक्रिया में देशवासियों को कैसे भाग लेना है और कैसे पोर्टल के जरिए मतदान करना है, इस पर डीडी न्यूज संवाददाता सुरेश शर्मा ने बात की पर्यटन मंत्रालय के महानिदेशक मुग्धा सिन्हा से। एक वोट से बने पहचान, अपनी विरासत, अपनी शान। 7 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की वादियों से देखो अपना देश की पहल की शुरुआत की। इस पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतियोगिता कराई जा रही है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत आप अपने पसंदीदा पर्यटन स्थल के लिए वोट कर सकते हैं। क्या है देखो अपना देश और कैसे आप वोट कर सकते हैं, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए टूरिज्म मिनिस्ट्री की डायरेक्टर जनरल मुग्धा सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम चलाई या कहें एक पहल की शुरुआत की है और इसके अंतर्गत वोट करना है अपने पसंदीदा पर्यटन स्थल के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग पहल है ये। हम 142 करोड़ लोग हैं। हम चाहते हैं कि भारतवासी कैसे ट्रैवल करते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं और जहाँ वो जाते हैं उसके बारे में वो क्या महसूस करते हैं, मतलब क्लीनलीनेस है, हाइजीन है, सेफ्टी है, वहाँ क्या पसंद आता है और ऑल्सो कि क्या वो चाहते हैं कि सरकार इम्प्रूव करे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जो MyGov पोर्टल है, जिसमें 4.8 करोड़ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उस पोर्टल के माध्यम से हम लोगों ने देखो अपना देश पीपल्स चॉइस अवार्ड जो है, कहने का मतलब है कि आप उस पोर्टल पे जाइए, innovateindia.mygov.in देखो अपना देश लॉगिन पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और 5 कैटेगरीज हैं उसमें, जिसमें आप जो है देखो अपना देश में आप वोट कर सकते हैं। वो सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज हैं रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल, कल्चरल, एडवेंचर, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंड अदर्स। तो अभी तक हमारे पास जो हैं बहुत संख्या में लोगों ने इसमें वोट किया है। आपके स्टेट में भी कोई ऐसा छुपा हुआ ज्वेल हो पर्यटन का जिसको लोग देखना चाहते हैं, तो उसमें हमारी कई स्कीम्स हैं। इन सब स्कीम्स के माध्यम से हम लोग जो हैं, जो आपका पसंदीदा पर्यटन स्थल है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसको हम और बेहतर रूप में आपके लिए डेवलप करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम सब जाते हैं mygov.in पर और लॉगिन करते हैं इनोवेट इंडिया में, रजिस्टर करते हैं और बटन दबा के अपना फेवरेट स्थल का चयन करते हैं। क्योंकि ये एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, तो इसके बाद में अगर जो भी जीतता है, जो भी पर्यटन स्थल 15 तारीख को वोटिंग लाइंस क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद क्या कुछ रखा गया है या क्या प्रक्रिया होगी? हम आपसे वोट करवा रहे हैं तो उसके पीछे बहुत
आपको सरप्राइज गिफ्ट है। कपल ट्रिप्स हैं इसमें, जो आप जो है हमारे एक स्पेशल ट्रेन्स हमारी चलती हैं, महाराजा ट्रेन्स, उनमें आपको फॉर 2 पीपल आपको जो है ट्रैवल करने का इंडिया में मौका मिलेगा। तो अगर आप वोट करते हैं और आप वोट करने के बाद उसमें लकी ड्रॉ में विनर होते हैं, तो आपका जो है आपको ये हम लोग जो है टिकट्स 2 जनों के लिए प्रोवाइड करेंगे फॉर द कपल। मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमने इसको और निजी करने के लिए और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने आपको गूगल फॉर्म्स के माध्यम से भी है जो है एक शॉर्टर वर्जन ऑफ द सर्वे जो है हम लोग ने इसमें एसएमएसेस भेजे हैं, तो आपके पास आए हों तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को और इसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज ये एक तरह का बहुत बड़ा पर्यटन पर्व हम मनाने जा रहे हैं। क्योंकि वोटिंग लाइंस सिर्फ 15 सितंबर 2024 तक खुली हुई हैं, तो आप भी अपना समय न गवाते हुए दोस्तों इस खूबसूरत पहल का हिस्सा बनिए और एक वोट करने के साथ ही आप अपने स्वर्णिम इतिहास, अपनी धरोहर, अपनी विरासत के साथ तो जुड़ेंगे ही, साथ में अपने विकसित देश में अपनी देश को आगे बढ़ाने में भी अपनी भागीदारी दर्ज करेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़ दिल्ली। इसी के साथ न्यूज़ 10 में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।